वेलकम गाइस। स्वागत है आपका एक और नई शौक की क्लास के अंदर। पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने डिस्कस किया था हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शौक के बारे में। इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करते हैं एक तीसरे टाइप का शौक जिसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शौक। कि अगर ब्लड एबनॉर्मली अगर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर किस प्रकार से शौक की स्थिति पैदा होगी, हाइपोपरफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसका एक पहला कारण देखते हैं सेप्सिस, कि सेप्सिस के कारण किस प्रकार शोक की स्थिति होती है और उसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्टिक शोक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शोक एक तीसरे टाइप का शोक जिसका पहला पार्ट होगा अपना सेप्टिक शोक। तो आज अपन डिस्कस करते हैं सेप्टिक शोक के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव शोक के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो शोक के लेक्चर्स है उसका पहला लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव शोक के बारे में समझाया गया है और उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं उनके अंदर जो ब्रीफली आपको बताया गया है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं सेप्टिक शोक के बारे में। तो सेप्टिक शोक जो है वो है नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन आईसीयू पेशेंट्स। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो आईसीयू पेशेंट्स के अंदर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। इसका मतलब सेप्टिक शोक है, उसकी हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। मतलब अगर किसी पेशेंट्स के अंदर सेप्सिस की कंडीशन के कारण अगर सेप्टिक शोक डेवलप हुआ है तो जो रिस्क ऑफ डेथ है और जो मोर्टेलिटी है वो यहाँ पे बढ़ी हुई मिलती है। इसलिए इसका जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन या फिर अर्ली मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है सेप्टिक शोक का। तो अपन इसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि क्या होता है सेप्टिक शोक और किस प्रकार से इसका क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट आप करेंगे। तो ये अपन देखते हैं एक किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव शोक जो है वो पैदा होता है। ये आपका एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो नॉर्मली जो है वो आपका नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है आपने देखा होगा 5 लीटर होती है। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होती है वो भी आपकी 5 लीटर होती है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी होती है ये भी 5 लीटर होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगा आपकी कैपेसिटी के अंदर। मतलब आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी और वो किससे बढ़ जाएगी, सेप्सिस की वजह से बढ़ जाएगी। अब सेप्सिस यहाँ पे क्या कर रहा है, सेप्सिस कर रहा है यहाँ पे वेजोडाइलेशन। किस प्रकार वेजोडाइलेशन कर रहा है वो अगर आगे जो है अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सेप्सिस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रहा है। अब ये जो आपकी नॉर्मल जो कैपेसिटी है 5 लीटर ये यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये जो वेजोडाइलेशन होगा वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी है वो यहाँ पे बढ़ा देगा। अब जो नॉर्मल कैपेसिटी 5 लीटर थी अब मान लो यहाँ पे 7 या 8 लीटर हो गई है। तो कैपेसिटी बढ़ जाने की वजह से जो आपका यहाँ पे पुलिंग जो ब्लड की हुई है वो क्या करेगी, यहाँ पे वीनस रिटर्न आपका कम कर देगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वीनस रिटर्न वो कम हो जाएगा और वीनस रिटर्न कम होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी और अल्टीमेटली हाइपोपरफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। कोज क्या होगा इसका, सेप्सिस। अब सेप्सिस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रहा है या फिर सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट लो होकर आपका हाइपोपरफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। अब इन्फेक्शन कैसे होगा और किस प्रकार से इसकी फिजियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो बॉडी के अंदर कोई भी मान लो पैथोजन की एंट्री हो रही है। पैथोजन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर वायरस हो सकते हैं या फिर फंगस हो सकते हैं। ये क्या है, पैथोजन है जो बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे और एंट्री करके कुछ सब्सटेंस का रिलीज़ करेंगे। अब सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, जैसे एक्सोटॉक्सिन हो सकते हैं, एंडोटॉक्सिन हो सकते हैं या फिर टॉक्सिन हो सकते हैं या फिर एंडोटॉक्सिन लाइक सब्सटेंस। ये क्या होंगे, बॉडी के अंदर रिलीज़ करेंगे। मतलब जो बॉडी के अंदर पैथोजन एंट्री करे, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपकी एक ब्लड वेसल है या फिर कोई भी कैथेटर की वजह से या किसी भी सोर्स की वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर एक पैथोजन की एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे एक पैथोजन है आपका बॉडी के अंदर एंट्री कर गया और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक टॉक्सिन का रिलीज़ कर रहा है आपके ब्लड के अंदर। अब जैसे टॉक्सिन क्या हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन हो सकते हैं, एंडोटॉक्सिन हो सकते हैं या फिर इनके जैसी कोई दूसरे सब्सटेंस हो सकते हैं जो क्या करते हैं, ये पैथोजन रिलीज़ करते हैं।
अब जो एक्जोटॉक्सिन होते हैं ये आपके क्या है, जो लिविंग बैक्टीरिया है, जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ज़्यादातर वो रिलीज़ करते हैं। एक्जोटॉक्सिन प्रोटीन होते हैं जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो आपके लिपोपोलीसेकेराइड होते हैं जो नॉर्मली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं। एक्चुअल में जो एक्जोटॉक्सिन जो होते हैं इनके खिलाफ जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बना सकती है। मतलब एक्जोटॉक्सिन से अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ किसी भी टॉक्सिन की वजह से, किसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से या कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, तो बॉडी क्या करती है, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। लेकिन ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो लाइपोपोलीसेकेराइड रिलीज़ कर रहे हैं या फिर इनके डिस्ट्रक्शन के ऊपर जो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ हो रहे हैं, उससे क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा। मतलब अपनी बॉडी जो है वो एंडोटॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट के अंदर एक बार सेप्सिस हो गया तो बार बार सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर एक्जोटॉक्सिन अगर रिलीज हुए हैं तो एक बार एंटीबॉडी अगर बॉडी के अंदर बन गए तो जो है बार बार आपको रिपीटेटिव इन्फेक्शन इन एक्जोटॉक्सिन्स की वजह से नहीं होगा। इसलिए एक्जोटॉक्सिन्स के खिलाफ जो है वो अपन टॉक्सोइड्स बना सकते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन्स के खिलाफ जो है वो आपका टॉक्सिन, ये जो आपके टॉक्सोइड है ये नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये जो आपके लाइपोपोलीसेकेराइड जो रिलीज़ हो रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन पे, इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे। इसलिए बार बार जो है वो रिस्क ऑफ सेप्सिस जो है वो हमेशा पेशेंट्स के अंदर रहती है। तो ये सब्सटेंस जब आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होंगे तो ये क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपने देखा कि लाइपोपोलीसेकेराइड है वो यहाँ पे रिलीज़ होंगे। अब आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई पैथोजन आया जो टॉक्सिन है वो रिलीज़ किए इसने, जैसे मान लो लाइपोपोलीसेकेराइड आपने पेशेंट के अंदर देखा है कि वो रिलीज़ किया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से रिलीज़ हुआ है, और ये जो है वो टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करते हैं। ये जो लाइपोपोलीसेकेराइड होंगे ये बॉडी के अंदर टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करेंगे, और वो जो टारगेट सेल होगी वो होगी जैसे मान लो आपकी एंडोथेलियल सेल है या फिर मोनोसाइट या फिर मैक्रोफेजेज है। ये जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर हेल्प कर रही है वो वाली जो सेल है ये इसकी टारगेट सेल होगी। तो यहाँ पे जो ये वाली जो एंडोथेलियल सेल है या फिर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज है, यहाँ पे क्या करेंगी, ये जो लिपोपोलीसेकेराइड है ये यहाँ पे एक्ट करेंगे। अब क्या होगा, ये जो आपकी टारगेट सेल है यहाँ के ऊपर ये आपके लिपोपोलीसेकेराइड एक्ट करेंगे, और ये जो टारगेट सेल है यहाँ से क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज़ होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्यों रिलीज़ हो रही है, ये जो आपकी टारगेट सेल है यहाँ पे क्या आ रहा है, एक लाइपोपोलीसेकेराइड या फिर एक टॉक्सिन एंडोटॉक्सिन जो है वो यहाँ पे इस पे एक्ट कर रहा है, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये क्या करेगी, आपकी वेजोडाइलेशन करेगी। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रही है ये क्या कर रही है, यहाँ पे वेजोडाइलेशन कर रही है। तो यहाँ पे टारगेट सेल के द्वारा क्या हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा ये जो सेल है वो हो जाएगी श्रिंकेज। तो जो सेल श्रिंकेज हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे परमिएबिलिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो वेस्कुलर जो परमिएबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये जो इंट्रावस्कुलर जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आपकी कैपिलरीज से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइपोपोलीसेकेराइड है, जो आपका टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन रिलीज हुआ है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो वेजोडाइलेशन हो रहा है और दूसरा वस्कुलर जो परमिएबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ रही है। उसके अलावा क्या होगा, ये जो आपका टॉक्सिन होगा ये किस पे काम कर रहा है, यहाँ पे आपकी मैक्रोफेजेज और मोनोसाइट है वो सेल के ऊपर काम कर रहा है। तो इस पे कैसे काम करेगा, तो अब ये जो आपकी टारगेट सेल है, जैसे एंडोथेलियल सेल का अपन ने देख लिया कि सेल जो है वो श्रिंकेज हो रही है, उसके साथ साथ में वस्कुलर परमिएबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ रही है, और वेजोडाइलेशन है वो कोज हो रहा है एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा। उसके अलावा क्या होगा, ये जो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज है
ये क्या कर देगी, ये जो एंडोटॉक्सिन्स आए हैं इनकी वजह से ये क्या करेगी, साइटोकाइंस का रिलीज़ करेगी। अब ये साइटोकाइंस क्या होंगे, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, या फिर इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, या फिर इंटरल्यूकिन 8 है, या फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो सारे जो साइटोकाइंस है वो यहाँ पे रिलीज़ करेगी आपकी मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेज। ये आपकी टारगेट सेल रहती है इस एंडोटॉक्सिन की, जो इतने टाइप के जो है वो साइटोकाइंस आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ करेगी। अब ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, जैसे कि आपके ब्रेन के अंदर ये साइटोकाइंस अगर पहुँचेंगे तो आपके हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी के अंदर अल्ट्रेशन करेंगे और आपको फीवर जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो फीवर यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को अल्टर कर रहे हैं, जो आपकी साइटोकाइंस आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ये फिर आपकी बोन मेरो के अंदर क्या करेंगे, ये जो आपके साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुए हैं ये बोन मेरो में न्यूट्रोफिल्स जो है उनका प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो ये जो साइटोकाइंस रिलीज हुए ये ब्रेन में पहुँच गए, आपके बोन मेरो में पहुँच गए, ये लीवर के अंदर भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोटीन्स है उनका रिलीज़ को बढ़ा देंगे। और प्रोटीन का रिलीज़ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके अलावा और क्या, जैसे आपका बिलरुबिन है उसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, कोलिस्टेसिस देखने को मिलेगा और बिलरुबिन आपका बढ़ जाएगा। जो आपका पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेन के अंदर जो है वो हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी की वजह से फीवर आ रहा है, यहाँ पे बोन मेरो के अंदर न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी बढ़ रही है, लीवर के अंदर जो है आपके प्रोटीन्स का रिलीज हो रहा है, सीआरपी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे बिलरुबिन का रिलीज बढ़ जाएगा, कोलिस्टेसिस और कोलिस्टेसिस की वजह से बिलरुबिन आपका बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो बॉडी के अंदर साइटोकाइंस जो है वो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे। फिर लंग्स के अंदर जो है वो ARDS की स्थिति वो उत्पन्न कर देंगे। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर प्रोड्यूस कर देंगे। फिर अगर हार्ट के अंदर देखेंगे तो कार्डियो सप्रेशन ये करते हैं, हार्ट के अंदर क्या करेंगे, कार्डियक एक्टिविटी है उसको यहाँ पे कम कर देंगे। तो ये जो आपके एंडोटॉक्सिन जो टारगेट सेल्स के ऊपर जाएंगे और वहाँ से क्या रिलीज होंगे, साइटोकाइंस का रिलीज होगा, जो क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर जाके जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है उसके साथ में अल्ट्रेशन करेंगे। उसके अलावा जैसे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है वो क्या करेगा, यहाँ पे कोएगुलेशन जो है, कोएगुलोपैथी है वो यहाँ पे कोज करेगा। नॉर्मल जो कोएगुलेशन प्रोसेस है उसमें अल्ट्रेशन करेगा, जिससे क्या होगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन देखने को मिलेगा। मतलब जो है वो आपकी जो माइक्रो वेसल्स है वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोएगुलेशन देखने को मिलेगा। और जब माइक्रो वेसल्स के अंदर ब्लड का कोएगुलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपके जो क्लोटिंग फैक्टर है उनकी अल्टीमेटली जो है वो मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रो ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे कोएगुलेशन हो गया तो आपके जो रिमेनिंग जो क्लोटिंग फैक्टर है उनकी संख्या कम हो गई, जिसके कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग है वो देखने को मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रही है जो क्या कर रही है, यहाँ पे वेजो डायलेशन कर रही है। इसका मतलब बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस के द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज हुए हैं वो एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो बहुत सारी आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है उसका अल्ट्रेशन करेंगे। देख लिया आपने कि वेजोडाइलेशन हो रहा है, तो वेजोडाइलेशन से क्या होगा, वीनस रिटर्न कम होगा, ब्लड प्रेशर आपके पेशेंट का कम हो जाएगा। उसके अलावा फीवर जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, सीआरपी का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा, बिलरुबिन है वो पेशेंट के अंदर बढ़ जाएगा, लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे ARDS हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे टेकिपनिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आप पैथोफिजियोलॉजी और उसके साथ में क्लिनिकल फीचर जिस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं वो अब देख रहे हैं। तो हाइपोटेंशन पेशेंट के अंदर हो गया, टेकिपनिया हो गया, उसके अलावा यहाँ पे हार्ट आपका कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टेकिकार्डिया आपके पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, जैसे फीवर है तो बॉडी जो है वो वार्म टू टच देखने को मिलेगी, ठीक है, टच करने पर आपको वार्म मिलेगी और इसको अपन वार्म शॉक भी बोलते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर जो है बॉडी आपको वार्म मिलती है शॉक की स्टेट के अंदर, कूल एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज के अंदर नहीं दिखेंगे। जब आपका बॉडी कंपनसेट करके जो है वो बिल्कुल आपकी बॉडी
के अंदर ब्रेन और हार्ट का ही अगर परफ्यूजन नहीं हो पा रहा तो उस स्थिति के अंदर क्या हो सकता है, आपका कोल्ड शॉक देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या हो जाएगा, आपका जो सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका जो हार्ट है और ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई बढ़ाने की जो पूरी कोशिश करेगी बॉडी। तो उससे पहले जो आपको वार्म कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब फीवर होगा पेशेंट के अंदर। अब ये फीवर जो है वो लगभग 80% पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर सेप्सिस है। बाकी 15 से 20% पेशेंट के अंदर फीवर नहीं होता है। मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो साइटोकाइंस हैं ये हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को इतना अल्ट्रेशन कर देते हैं कि इन मरीजों के अंदर फीवर आता ही नहीं है। इनके अंदर या तो नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलेगा या फिर हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है। इसलिए शोक के पेशेंट के अंदर 15 से 20% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर फीवर कभी आया ही नहीं या फीवर आ ही नहीं रहा है। तो इन जो है वो पेशेंट्स की संख्या 15 से 20% हो सकती है, जिसमें साइटोकाइंस आपके हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये अपन ने देख लिया क्लिनिकल फीचर्स इनके अंदर क्या होगी। उसके अलावा अगर आप पल्स को देखें तो जो पेरिफेरल जो है पल्स है वो यहाँ पे आपको बाउंडिंग मिलेगी। बाउंडिंग क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो गई है। वेजोडाइलेशन यहाँ पे जो पेशेंट के अंदर है, तो वेजोडाइलेशन से क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो है वो ब्लड है वो यहाँ पे पुलिंग हो चुका है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपका ब्लड की पुलिंग हो गई है, जिसके कारण आपको बाउंडिंग पेरिफेरल पल्स आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा वार्म जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ब्रेन के अंदर जो है वो मेंटल स्टेटस है वो पेशेंट का अल्ट्रेशन हो सकता है। कन्फ्यूजन जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर है नहीं ऑर्गन्स के अंदर, हाइपोक्सिया की स्टेट हो रहा है। तो हाइपोक्सिया जब पेशेंट को होगा तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन जो है वो आपका हाइपोक्सिया का साइन आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो आपका पेशेंट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में रहेगा। उसके अलावा कन्फ्यूजन के अंदर पेशेंट आपका रहेगा। उसके अलावा किडनी के अंदर अगर आप देखें तो ओलिग्यूरिया या फिर एनयूरिया की स्टेट है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार जो पैथोफिजियोलॉजी डेवलप हो रही है उसी प्रकार क्लिनिकल फीचर आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे कि वेजोडाइलेशन अगर पेशेंट के अंदर हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपको बाउंडिंग पल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब आपका पेरिफेरल पुलिंग अगर ब्लड का हुआ है तो उसके कारण जो आपके एक्सट्रीमिटीज़ की जो पल्स है वो यहाँ पे आपको बाउंडिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा टेकिकार्डिया होगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी। बीपी आपके पेशेंट का लो मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, मतलब टेकिपनिया आपके पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा मेंटल स्टेटस है वो यहाँ पे अल्टर्ड मिलेगा। स्किन जो है वो आपकी पेशेंट की वार्म मिलेगी। फीवर कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो नहीं भी आ सकता है। हाइपोथर्मिया की स्टेट है वो भी यहाँ पे पेशेंट के अंदर हो सकती है। किडनी के द्वारा यूरिन प्रोडक्शन है वो नॉर्मल नहीं होगा। ओलिग्यूरिया या फिर एनयूरिया की स्टेट है वो डेवलप होगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की स्टेट हो सकती है, जब आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है वो आपको बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। साइनोसिस होगा पेशेंट के अंदर, जिसके जो किस वजह से हो रहा है, हाइपोक्सिया की स्टेट के अंदर हो रहा है। तो ये स्थितियाँ डेवलप होगी जब बॉडी के अंदर आपके क्या हो रहा है, एक पैथोजन एंट्री कर रहा है। और ये जो इतने सारे इवेंट्स हैं ये क्या कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर शोक की स्थिति को पैदा कर रही है। अब ये जो सेप्टिक शोक है वो किन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, मतलब कौन से पेशेंट हैं जो रिस्क पे रहते हैं। मतलब एक इन्फेक्शन होना ये नॉर्मल प्रोसेस है और उसके द्वारा जो है वो रिकवरी भी है, वो बॉडी अपने आप कर लेती है। लेकिन शोक की स्थिति है वो कब डेवलप हो सकती है, ये जो पेशेंट हैं वो या तो डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, जिनके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा है कि जो आपके बैक्टीरियाज और जो आपके पैथोजन है उनको एक मीडियम मिल रहा है, आपके कल्चर, आपका जो ब्लड है उसको एक कल्चर मीडियम मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए। तो पेशेंट डायबिटिक हो सकते हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो मरीज होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि HIV एड्स के पेशेंट हैं, इनके अंदर क्या है, इम्यूनिटी जो है वो पेशेंट की लो है, तो इनके अंदर सेप्सिस के रिस्क ज़्यादा रहती है। या फिर जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका पेशेंट का हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो भी क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर रह सकते हैं, ताकि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर रहते हैं ताकि क्या हो, आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्शन आपको देखने को नहीं मिले। तो इन पेशेंट के अंदर रिस्क ऑफ सेप्टिक शोक ज़्यादा रहेगी। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर मेजर ट्रोमा है या फिर मेजर सर्जरी हुई है इन पेशेंट की, उन पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। या फिर लॉन्ग टाइम अगर हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट का है, अगर कोई पेशेंट किसी इलनेस की वजह से
लॉन्ग टाइम तक अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक की डेवलप हो सकती है। मतलब इसका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। एक तो इम्यूनिटी इसकी लो है, उसके अलावा एंटीबायोटिक एक्सपोजर इनके अंदर ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन के जो सोर्स हैं वो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके कारण क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म तक अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट एडमिट रहता है तो उनके अंदर सेप्टिक शॉक की रिस्क है वो यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म तक इन्वेजिव कोई जैसे मॉनिटरिंग है या फिर कैथेटराइजेशन है, इंडवेलिंग कैथेटर जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देते हैं बॉडी को बाहर से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो भी आपके बैक्टीरिया या पैथोजन है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, जैसे कि कैथेटर्स हो गए या फिर आपके जो है आईवी लाइंस हो गई। तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी, आपके जो मरीज़ हैं उसके अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, या फिर जो स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म तक अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है आपके सेप्टिक शॉक की रिस्क हो सकती है। या फिर कैंसर या कीमोथेरेपी वाले मरीज़ होते हैं उनके अंदर भी इम्यूनिटी लो देखने को मिलेगी। या फिर CLD, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ या फिर क्रोनिक लीवर डिजीज़, इन मरीजों के अंदर भी रिस्क ऑफ सेप्टिक शॉक है वो ज़्यादा रहेगी। तो ये जो है वो पैथोजेंस की एंट्री का एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड करते हैं ये वाले पेशेंट। इसलिए इन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है, ज़्यादा रिस्क ऑफ सेप्टिक शॉक रहता है। तो इनके अंदर अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर जो मरीज़ है इनका जैसे डायबिटिक है तो शुगर का जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनका आइसोलेशन में रखना है, या फिर मेजर सर्जरी वाले पेशेंट है इनकी जो है वो प्रॉपर ड्रेसिंग और जो है प्रॉपर जो है वो हाइजीनिक केयर होनी वो ज़रूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन अगर लॉन्ग टर्म तक जितना हो सके उनको अवॉइड करना चाहिए। कैथेटर्स है वो बाहर से इन्वेजिव जो है वो अवॉइड करने चाहिए जितने कम हो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अब्यूज़ जो है वो यहाँ पे आपको कम करने चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये वाले पेशेंट जो है वो ज़्यादा रिस्क पे रहेंगे एक सेप्टिक शॉक के लिए। अब अगर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस इन पेशेंट के अंदर देखें तो जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट अगर देखें तो यहाँ पे आपको पेशेंट के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस या फिर ल्यूकोपीनिया दोनों स्थिति ही देखने को मिल सकती है। ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकता है यहाँ पे, ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। उसके अलावा यहाँ पे प्लेटलेट जो काउंट है वो यहाँ पे पेशेंट के अंदर कम देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है वो यहाँ पे रिलीज हुआ है सेल्स के द्वारा, जो क्या करेगा यहाँ पे जो क्लोटिंग है उसको बढ़ा देगा और जो अल्टीमेटली आपकी जो प्लेटलेट काउंट है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आप ESR देखें, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो यहाँ पे इन पेशेंट के अंदर बढ़ी हुई मिलेगी। अगर आप CRP देखें, मैंने बताया अभी आपको CRP लीवर के द्वारा रिलीज होगा जब आपका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की स्टेट होगी, तो उसी स्थिति के अंदर क्या होगा, यहाँ पे CRP का रिलीज बढ़ेगा। बिलिरुबिन लेवल अगर आप चेक कराओगे, लीवर फंक्शन टेस्ट अगर आप चेक कराओगे पेशेंट का अंदर, तो ये भी आपको जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा किडनी फंक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे अगर आप करवाएं पेशेंट का तो उसमें आपको न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है। अगर आपको जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो जैसे आपकी ट्रेकिस्टोमी ट्यूब्स है या फिर आपका जो है प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन है उसकी वजह से पेशेंट को न्यूमोनिया हो गया है, तो इसके अंदर जो है वो आप चेस्ट एक्सरे वो पेशेंट का करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन ये भी पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट के अंदर जैसे परफोरेशन की स्टेट है, पेरिटोनाइटिस अगर पेशेंट को हो रहा है, परफोरेशन है, या फिर एब्सेस अगर बना हुआ है किसी भी प्रकार का, जैसे लीवर एब्सेस हो सकता है, उस स्थिति के अंदर क्या कर सकते हैं पेशेंट का अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, ये भी करवा सकते हैं। या फिर न्यूमोनिया की स्टेट है तो उसके अंदर चेस्ट एक्सरे है वो यहाँ पे अपन करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेशेंट का कल्चर करवाएं तो ब्लड कल्चर हो सकता है, यूरिन कल्चर हो सकता है, या फिर स्पुटम कल्चर हो सकता है, या फिर आप जो है जो भी कैथेटर्स प्रेजेंट हैं वो अगर निकालते हैं तो उनका टिप है वो भी कल्चर के लिए भेज सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस होंगे जो आप सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स के अंदर करवा सकते हैं। अब इनकी रिपोर्ट्स के आधार पर क्या करना है, आपको मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि वॉल्यूम इन्फ्यूज़न,
यहाँ पे आपने देखा कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। इसका मतलब रिलेटिव एक हाइपोवोलीमिया जैसी स्टेट हो रही है। एक्चुअल में हाइपोवोलीमिया नहीं है, लेकिन सेप्सिस की वजह से, कैपेसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी वॉल्यूम कम हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इन्फ्यूजन कर सकते हैं, जैसे कि क्रिस्टलोइड्स हैं आपके NS या फिर RL है, इनका इन्फ्यूजन कर सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट के अंदर अगर लो लेवल ऑफ O2 है तो O2 थेरेपी, या फिर अगर पेशेंट सीवियर हाइपोक्सिया के अंदर है तो उसके अंदर जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो यहाँ पे किया जा सकता है। वॉल्यूम इन्फ्यूजन कर दिया आपने, O2 थेरेपी है या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन है, वो सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स के अंदर हो सकता है। उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल सेप्सिस क्या है, माइक्रोब्स के कारण क्या हो रहा है, एक स्थिति अराइज हो रही है बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन की स्टेट हो रही है, तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ कल्चर और क्लिनिकल फीचर के अनुसार क्या करते हैं अपन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं सेप्टिक शॉक के अंदर। एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, उनका अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इन्फ्यूजन कर दिया, उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे दी, O2 थेरेपी आपने दे दी, मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को अगर आप रिमूव कर दोगे तो उसमें जो आपके पेशेंट की रिकवरी के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर एब्सेस है तो उसका ड्रेन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके इन्वेजिव कुछ मॉनिटरिंग के लिए कुछ लगा रखा है या फिर आपके कैथेटर्स है उनका रिमूवल है वो यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर पेशेंट अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से पेशेंट के अंदर सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है तो उसको प्रॉपर हाइजीन है वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, इंटरनल इन्फेक्शन है जो कि क्या है मेडिसिन के द्वारा ट्रीट नहीं हो रहा है, तो वो क्या है सर्जरी के द्वारा जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके अनुसार आप क्या करना है, उसको करेक्ट करना है और उसको एलिमिनेट करना है। उसके अलावा वेजोप्रेसर्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आपका पेशेंट वॉल्यूम से जो है वो रिकवरी में नहीं आ रहा है। आपने वॉल्यूम इन्फ्यूज़ कर दिया, NS RL क्रिस्टलोइड्स का यूज़ कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी आपका पेशेंट है वो रिकवर नहीं कर रहा है, तो इसके बाद में आप वेजोप्रेसर्स का यूज कर सकते हैं। वेजोप्रेसर्स के अंदर यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपका सेप्टिक शॉक के अंदर नोरेपिनेफ्रिन या फिर नोरेड्रेनालिन रहेगी। इसका जो नॉर्मल डोज होता है वो 0.2 से 2 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ये आप नॉर्मली जो है वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है आपके वेजोप्रेसर्स के अंदर जब आपके पेशेंट को सेप्टिक शॉक है। उसके अलावा आप डोपामिन का यूज़ कर सकते हैं, इसकी डोज रहेगी आपकी 5 से 15 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। तो अगर आपका पेशेंट जो है वो वॉल्यूम से रिकवरी नहीं कर पा रहा है तो वेजोप्रेसर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर नोरेपिनेफ्रिन हो गया, आपका डोपामिन हो गया, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड डेफिशिएंसी हो सकती है इन पेशेंट्स के अंदर, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लो डोज के अंदर, क्योंकि हाई डोज जो है वो आपके पेशेंट की इम्यूनिटी को भी कम करेगी, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी बढ़ा देगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, लो डोज जो है वो आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट के अंदर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड डेफिशिएंसी वो पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ग्लूकोज का कंट्रोल है वो यहाँ पे करना है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो पेशेंट के अंदर करना है। ग्लूकोज का कंट्रोल करेंगे तो अपन क्या, एक जो कल्चर मीडियम एक बैक्टीरिया और पैथोजन को मिल रहा था उसको यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको 80 से 110 mg के आसपास आपको क्या कर रखनी है, आपके पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल रखना है। इससे ज़्यादा होगा तो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर सेप्सिस की कंडीशन है उसको ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा मुश्किलें आएगी। तो ये अपन ने क्या किया, एक सेप्टिक शॉक का ओवरव्यू देख लिया कि किस प्रकार सेप्टिक शॉक डेवलप होता है, किन पेशेंट्स के अंदर इसकी रिस्क होती है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, किस प्रकार से इनके क्लिनिकल सिम्टम डेवलप होते हैं, क्या क्या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इन पेशेंट्स के अंदर करवा सकते हैं और किस प्रकार इसको आगे मैनेज किया जाएगा। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।